नए हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पर होने की तैयारी में दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के हैं संकेत। और इस हफ्ते फिर से इस बात की अहमियत रहेगी कि क्या हम 18,500 को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। हम यही लाइन मिस कर रहे थे, यही लाइन मिस कि एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। तो वेलकम बैक इनटू एक्शन। हाँ, मिड वीक एक्शन नहीं, मिड वीक नहीं किया, तो मुझे याद ही नहीं आया। मिड वीक दीप होता तो याद आता कि आज वेडनेसडे मिड वीक है, तो वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर मिस किया। वेलकम बैक। थैंक यू सर। थोड़ा लंबा ही गैप हो गया। नहीं बनता है, अगर मतलब मेरे से तो एक दिन कम ही ली ना छुट्टी, फिर भी तो फिर तो मैं कैसे लंबा हो गया। इंसिडेंट के बारे में भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग। एयरपोर्ट पहुंच गए, फ्लाइट ही नहीं है। हाँ, अरे क्या नहीं होता है, तो इस चक्कर में मेरी एक दिन छुट्टी ज़्यादा होगी, लेकिन बढ़िया है। आई एम श्योर जितना मैं छुट्टियों के बाद रिचार्ज होकर आया हूँ, आप भी वैसे बहुत मजा आया सर। बढ़िया मूड के साथ वापस आते हैं हमेशा। सो हमारी मुलाकात कितनी 15 दिनों बाद। हाँ, 15-16 दिनों। इनफैक्ट फ्राइडे भी मैंने शुद्ध जयपुर से किया था। चलिए, तो बढ़िया है। आज दीप आए हैं और बाजार थोड़े से कमजोर हैं, तो कोशिश करते हैं हरे निशान में लाने की, मूड सुधारने की। आइए तब तक पहले जल्दी से देख लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स जो आपके लिए स्क्रीन पर। महंगाई की चिंता थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, इस वजह से अमेरिकी बाजार फिर से गिरते हुए दिखे शुक्रवार के सेशन में, और डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सुस्ती कमजोरी के संकेतों के साथ। कच्चा तेल नीचे ही है, $77 के नीचे, और एक हफ्ते में 12% की बड़ी गिरावट दिखाने के बाद कहीं कोई खास रिकवरी वहां नजर नहीं आ रही है। आज आने वाले दो अहम आंकड़े भारतीय बाजारों के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आएंगे और महंगाई दर के आंकड़े भी आने वाले हैं। इन आंकड़ों पर रहेगी नजर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। होगा शाम को। आईपीओ बाजार इस हफ्ते गर्म नहीं है, एकदम रेड हॉट है एकदम। तो दो आईपीओ आज, एक आईपीओ कल खुलेगा और आज एक लिस्टिंग भी होने जा रही है। तो प्राइमरी मार्केट का 4 एक्शन कल और आज के बीच में, और चाहे वो लिस्टिंग हो चाहे आईपीओ खुलना हो, हम आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण लेकर आए। बिल्कुल, तो आईपीओस पर तो करनी ही है चर्चा सर, और बाजार की चाल भी आपसे जाननी है। थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में आ गए सर बाजार। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स भी करीब 3% डाउ गिरा, हमारे बाजार भी थोड़ा फिसले, रिलेटिवली बेटर है, और हमारा बैंक निफ्टी तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। दीप, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम बाजार को कैसे देख रहे हैं। पहले हमारे बाजारों की और कंसोलिडेशन की बात करूं तो दो तरीके से। अगर आप सही जगह हैं तो बाजार आपके लिए बहुत मजबूत है, और अगर आप शायद गलत जगह है तो बाजार आपके लिए बहुत कमजोर है। और सही जगह क्या है? सही जगह एक ही है, इनफैक्ट दो। पहला है बैंक्स। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में भी बैंक्स ने इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर लाइफ टाइम हाई बनाया है, लेकिन वो लाइफ टाइम हाई वाली फीलिंग निफ्टी में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता निफ्टी ने धीमे धीमे नीचे सरकने का काम किया है। सो अगर आप बैंकिंग स्पेस में हैं तो, या आपके पास सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक से, तो आपको कहीं कोई तनाव नहीं है। एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक, दिग्गज बैंक, बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। सरकारी बैंकों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास छोटे छोटे 25-50 रुपए वाले सरकारी बैंक हैं, उनके पैसे वहां बन रहे हैं। तो वो एक स्पेस है जो बेहद मजबूत है। और दूसरी एक स्पेस जो बेहद मजबूत है, जिसकी धुलाई पिटाई मतलब जब चाहे आप कर दो, कोई मना नहीं करता, वो कंपेरेटिवली पिछले हफ्ते में 2 हफ्ते में बहुत मजबूती है, और वो है नए जमाने की कंपनियां, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां। सारी की सारी आप पॉलिसी बाजार देख लें, जोमेटो देख लें, नायका देख लें, पेटीएम देख लें जिसने बायबैक का ऐलान किया, हर एक स्टॉक निचले स्तरों से मजबूत होता हुआ दिखा है। सो आप सोचिए, जो सबसे खराब और पिटी हुई 2 स्पेस थी, सरकारी बैंकों की और दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों की, दोनों ही मजबूत होती दिख रही है। और जिन्हें आप मजबूत मानते हैं वहां बड़ी कमजोरी है। आईटी शेयरों से थोड़ी उम्मीद जगी थी। इनफैक्ट अगर एक्स आईटी आप देखें, निफ्टी में से आईटी शेयरों को निकाल दें तो निफ्टी अब भी 18,700 18,800 है। ये आईटी शेयरों की भारी बिकवाली की वजह से निफ्टी काफी दबाव में है। अदरवाइज आपका एफएमसीजी होल्ड कर रहा है, वहां दिक्कत नहीं है। मेटल्स ग्लोबल मार्केट के साथ चलते हैं घटते हैं, तो वो उन्हें एक अलग से छोड़ दीजिए। सीमेंट मजबूत है, और माफ कीजिएगा, और कहीं ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। रिलायंस आपका स्टेबल है। सो आई थिंक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, अगर ये दिग्गज निफ्टी पर दबाव बनाएंगे तो थोड़ा सा निफ्टी के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है। और पिछले हफ्ते जो आपको 1-2 अलग तरह के ट्रेंड दिखे कि एक और बैंक लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, दूसरी ओर आपका निफ्टी नीचे की तरफ सरक रहा है, उसका कारण ही यही था। सो आई थिंक ओवरऑल हम ठीक हैं, बुरे नहीं हैं। अगर आप सही जगह हैं तो आप लाइफ हाई पर हैं, आप सही जगह नहीं, अगर आपके पास आईटी मेटल वगैरह है, मेटल तो उतना खराब नहीं हुए, आईटी वगैरह या वो शेयर हैं
तो थोड़ी सी मुश्किल वाली चीज़ है। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम पास करने वाला टाइम है, टाइम पास करने वाला टाइम है। थोड़ा कंसोलिडेशन है, एक तरफा तेजी होकर लाइफ टाइम हाई के आसपास रुक रहे हैं। अब आप दोनों तरह से देख सकते हैं, अगर आपका मन ये है तेजी का तो आप देखेंगे कि नहीं अभी तक तो कोई बिगड़ा नहीं है, मन मंदी का है तो नहीं चल नहीं रहा। हमारा फॉर्मूला सिंपल है दीप, जब आप नहीं थे तब भी मैं पिछले मंगलवार को जब मैंने शो की शुरुआत की तो मैंने एक ही चीज़ कही कि अगर 18,700 के नीचे बंद होता है तो अगर आप डे टू डे ट्रेडर्स और BTST करते हैं, थैंक यू वेरी मच, डन। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है कि 18,500 के नीचे बंद होना चाहिए। और जो शुक्रवार को बंद हुआ मैं उसको 18,500 के नीचे नहीं मानता, 5 पॉइंट को हम गिनते नहीं है। सो आई थिंक आज इस हफ्ते ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्लोजिंग बेसिस पे 18,500 के आसपास होल्ड करते रहे। 25-50 पॉइंट का जजमेंट आप ले सकते हैं। तो पिछले 11 सेशन से दीप हम 18,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो इसलिए 18,500 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1-2 दिन आप 18,500 के नीचे बंद होते तो आपको लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी भी वक्त है, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। 2 से 3% का रनिंग करेक्शन बहुत आसान बात है। अभी तक तो हम 2% की करेक्शन की रेंज में ही पहुंचे। 18,887 का हाई बनाकर अगर 350 पॉइंट आप नीचे आते हैं तो मुश्किल से 2% का करेक्शन है। तो आई डोंट थिंक कोई चिंता की बात है। सो फार सो गुड। हाँ, और जब तक बैंक निफ्टी आपको 43,000 के नीचे बंद ना हो तब तक तनाव नहीं लेना। हाँ, निफ्टी से तनाव मत लीजिए। बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद हो तो तनाव लेना है। और क्यों लेना है? 12 सेशन से बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए उसकी एक कारण और है दीप, और वो ये कि भाई राजा कौन है जिसके पीछे प्रजा चलेगी? राजा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्राइडे को भी हाई बना है। तेजी का लीडरशिप बैंक निफ्टी से है। तो बैंक निफ्टी खराब होगा तो हम खराब है, निफ्टी खराब होगा तब तक हम खराब नहीं है। बैंक निफ्टी घटेगा तो फिर समझ लेने का अब सप्लाई जोर से हो सकता है। अब उसमें रिस्क एक ही है, बैंक निफ्टी 43,000 तोड़े तब तक निफ्टी 18,100-150 आ जाए तो वो रिस्क तो आप लेके चलते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा है 18,500। ओके, 1-2 दिन 18,500 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो आप हल्का कर लीजिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के ऊपर है, चेहरे पे 1.5-2 इंच की स्माइल रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, रहेगी। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, आज की भी। और वीकली भी, वीकली क्योंकि 2 हफ्तों से आप 18,500 तो जो वीकली जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीकली क्लोजिंग 18,500 नहीं होनी चाहिए। और जो डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं वो तो अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो हम आज कमेंट में दे देंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, स्ट्रैटेजी भी आपसे लूंगा, उससे पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर भी एक बार नजर डाल दें। रिलेटिवली हम बेटर थे, करीब 3% डाउ गिरा है, 4-5% नैस्डैक में गिरावट हुई, तो उतना हम खराब नहीं थे। पर चल क्या रहा है यूएस में? और ये हफ्ता तो काफी इंपॉर्टेंट तो है। 2 हफ्ते पहले जब हम साथ साथ स्टूडियो में शो कर रहे थे तब यही सवाल आता था, डाउ भाग रहा, हम क्यों नहीं भाग रहे? बस इसका जवाब ये मिल गया आपको। तो तब हम यही बात कर रहे थे, जब ये घटेगा तो हम इतना नहीं घटेंगे क्योंकि हम भाग नहीं रहे जी। करेक्ट जी। तो हम बढ़े नहीं तो हम घट भी नहीं रहे। सिंपल सी चीज है। लेकिन अमेरिका में भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरे ख्याल से ये 43,500 के आसपास बना, सॉरी 33,500 के आसपास बना। 33,000 33,200 अच्छा सपोर्ट है डाउ को। ओके, टेंशन मत लो। 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट से ज्यादा की मंदी डाउ में नहीं दिख रही। अच्छा, अगर हो गई, देखो जितना हमको ये समझ में आता है थोड़ा बहुत, डाउ तो उतना नहीं आता नो डाउट, लेकिन लेवल समझ में आते हैं ब्रॉडली। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आके रुकता है, कहाँ से अपने हिसाब से मैं वो गिन लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से 33,000 33,200 के नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है। और ऊपर में 34,300 34,500 के आसपास रुकावट है। लास्ट टाइम अभी जो हमने भागे ना उसमें 34,587 का हाई बनाया है डाउन है। 600 मान लो राउंड फिगर, या 500 जो आपको मानना है। तो 34,500 33,000 ब्रॉडली 1,500 पॉइंट की रेंज में इनको करना है टाइम पास। राइट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास स्टेबल है, थैंक यू। बॉन्ड यील्ड 3.5% के आसपास 3.58, थैंक यू, ठीक है। कच्चा तेल 77, बिग थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस बार काफी लोग ये बोल भी रहे कच्चा तेल तो अब 75 आ गया, 77 आ गया, अब हमारे मार्केट क्यों नहीं बनाते हाई? और आपको याद होगा हम जब बात कर रहे थे कि जिस दिन 80 आ गया लाइव मार्केट लाइफ टाइम हाई पर बनेगा, उसके पहले बन गया हमारा हाई, बन ही गया। सो हम पहले ही भाग चुके हैं, इसलिए आजकल हम कच्चे तेल पर रिएक्शन नहीं दे रहे। अब जो ग्लोबल मार्केट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस हफ्ते है, और इस हफ्ते 3 सेंट्रल बैंक ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी आने वाली है। 14 तारीख को है आपकी अमेरिका की फेड, और 15 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी दोनों की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और तीनों को आधा % ब्याज दरें बढ़ानी।
ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, ये सब छुट्टी मनाएंगे। हाँ, ये सब आखिरी छुट्टी 15 दिन तो कुछ नहीं फिर करेंगे। 15 दिन कुछ करने वाले नहीं, ये आएंगे सीधे 4-5 जनवरी को, जब भी जो वीक खत्म होगा उसके नहीं, इस बार तो 2 जनवरी, इस बार 3 तारीख को पहली जनवरी को संडे, पहली जनवरी को संडे। हाँ, मैं सैटरडे समझ रहा था, काफी लोगों ने बताया संडे है, मतलब काम नहीं करना ना, सैटरडे हो या संडे हो, काम नहीं करना बस। हाँ, मजे करने हैं। हाँ, और आपके पीछे हमारी रिसर्च टीम ने भी बहुत काम किया है एक्चुअली। हाँ, पता चला आपको? नहीं पता? नहीं। नूपुर ने 1 साल आगे की छुट्टियों की रिसर्च कर डाली। अच्छा, बोले दिवाली भी इस बार संडे को आ रही है। अरे आप होते तब इतना प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, एक्स्ट्रा पीछे से ज्यादा ही है। सो अच्छा है, अगर किसी बड़े दिन के बाद छुट्टी हो तो आपको सेलिब्रेशन करने का अच्छा मौका मिलता है, जो कि इस बार फिर से दिवाली में मिसिंग होगा। बट एनीवे, कम से कम पहले 31 दिसंबर और नया साल तो आप आराम से छुट्टी के हिसाब से मना पाएंगे। सो आई थिंक ये हफ्ता जो है, जो आने आ जाएंगे डेटा वगैरह, हमारे भी आज डेटा इंपॉर्टेंट है। महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं जी, लगातार घट ही रहे हैं, और घटने ही चाहिए। तो महंगाई से अगर थोड़ा कंफर्ट बनता है तो बाजार थोड़ा और रिएक्शन दे सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स पॉलिसी तक थोड़े ठंडे रहेंगे, अमेरिकी बाजार। राइट। पॉलिसी माफ कीजिएगा, पॉलिसी के बाद प्रॉपर डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो पॉलिसी का इंतजार है, और तब तक थोड़े से ठंडे हैं मार्केट, थोड़ा ठंडे हो सकते हैं मार्केट। हमारी पॉलिसी तो खैर आई गई, आज हमारे इन्फ्लेशन के भी डेटा आने वाले हैं, थोड़ा कूल ऑफ तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं ग्लोबली जो इन्फ्लेशन में है। ठीक है सर, आईपीओ पर तो आपसे बात करनी है, उससे पहले एक बार आज की स्ट्रैटेजी समझ लें। आईपीओ ओपिनियन, हाँ, अभी आईपीओ पे हो गई मेरी, तो दे दिए। अच्छा, हो गए? हाँ, आ गए जो आज खुल रहे वो वाले ना, अच्छा, उन्हीं की बात करें ना। हाँ हाँ हाँ, आ गए, मेरे नाम से चल रहे हैं। ये कब आए? मैं तो अरे मेरी एब्सेंस में कुछ अरे आपकी क्या, मेरी एब्सेंस में भी। अच्छा, मैंने अब तक आईपीओ की पढ़ाई नहीं की, मैंने ओपिनियन दी, लेकिन देखो ये सोशल मीडिया पे मेरा फोटो लगा के, कौन सा द्रोणाचार्य बोला कि अनिल सिंघवी का कहना इसमें ये डबल हो जाएगा, मेरी फोटो लगा। भाई हूँ, अब तो मुझे भी आप पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं, सेबी खुद ही ले लेगी एक्शन। मतलब अभी तक देखो 200% रिटर्न, वाह, मुझे ही नहीं पता था मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ। मतलब आप सोचो, मतलब मेरा नीचे कोई भी कुछ भी लगा, तो कोई भी मेरी फोटो देखकर प्लीज आईपीओ में अप्लाई ना करें। जरा उस वीडियो को ओपन कर ले, उस वीडियो में दूर दूर तक मैं नजर नहीं होगा। मेरी आईपीओ की ओपिनियन अभी आनी बाकी है, अभी आई नहीं है। हालांकि हमारी लीगल टीम और सोशल मीडिया टीम इन सारे लोगों पर जो एक्शन लेना वो तो ले ही रही है, कंप्लेन भी हम करेंगे। बीच में हमारी आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया, आप कंप्लेन भेजो, हम अच्छे से बढ़िया वाला स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और सेबी तो अच्छा काम कर ही रही है। ये सोचिए, ग्रे मार्केट प्राइस डालकर ये डबल हो जाएगा, लोग क्या करना चाहते हैं? आपकी अपनी ओपिनियन अपने नाम से दीजिए ना, कौन मना करता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब ये हालत है, तो समझ में नहीं आता। मतलब मैंने तो अभी तक ओपिनियन ही नहीं दिया। अच्छा चलो मैंने दे दिया, और उसके बाद कहीं से उठा के चिपका दे तो भी समझ में आता है कि चलो आपने इम्पोर्ट, हालांकि वो भी आपको राइट नहीं, वो कॉपी राइट्स होते हैं, हमारे पेटेंट है, हमारा कंटेंट है, कोई और हमारी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकता। चलो फिर भी चलो ठीक है, राष्ट्र हित में, इन्वेस्टर के हित में आपने सबको बांटी है हमारी ओपिनियन, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक तो मैंने आईपीओ पे ओपिनियन ही नहीं दी। डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, धमाका, फलाना ढिमका, ये क्या है? बुरा हाल है, बुरा हाल है, बिल्कुल। और सर के ओरिजिनल जो हैंडल्स हैं वो तो आपके साथ में, तो जैसे सर कह रहे हैं इन पर विश्वास मत करिए, एक बार वेरीफाई अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। या तो हमारे जी बिजनेस के ऑफिशियल हैंडल से आएगा, या फिर ये जो अनिल जी के आपको ऑफिशियल हैंडल दिख रहे हैं यहीं से आएगा, वही आपके लिए जेन्युइन वीडियोस हैं, बाकी ये सारे फेक वीडियोस हैं। इनफैक्ट जो आप राजीव चंद्रशेखर साहब की बात कर रहे थे, ये मुद्दा हमने उठाया भी था, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है इन्वेस्टर्स को ये फेक एडवाइस और फेक वीडियोस देखकर। एक बार देख लेते हैं मिनिस्टर साहब ने इस पर क्या कहा था। सर, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो कई बार ये होता है कि फेक आईडीज़, जैसे एक ही नाम के कई सारे आईडीज़ बनते हैं आमतौर पे, इसको लेकर कोई सवाल? क्योंकि हमने देखा है कि जिम्मेदार एक चैनल है जी बिजनेस, जब हम कुछ रिकमेंड करते हैं या फिर हमारे संपादक के नाम के कई सारे आईडीज़ हैं, अनिल सिंघवी के नाम से लगभग 1500 आईडीज़ हैं, और उनसे वो रिकमेंडेड होता है कि ये आप ये शेयर खरीदें, सरकार ने पॉलिसी में इस तरह के बदलाव कर दिए, तो वो एक गलत मैसेज ये जाता है कि एक जिम्मेदार आदमी है और सरकार की पॉलिसी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। क्या इसको लेकर हम कुछ कर सकते हैं? तो एक बहुत गलत बात है, और अगर आपने कंप्लेंट दिया है प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म ने इस पर एक्शन नहीं लिया है, तो ये प्लेटफॉर्म गलत बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही मैं मानता हूँ एक इररिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है इस ग्रीवेंस के हैंडलिंग में।
तो ऐसे ही जो इश्यूज हैं मैं मानता हूँ ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास आएगा और ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी इस इश्यूज में सुधार लेकर आएगा। तो सरकार की तरफ से भी एश्योरेंस है कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाएगा और इसको एड्रेस करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अपनी तरफ से आप प्लीज वेरीफाई कर लें। दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है, थंबनेल देख कर न लगाएं, जो बिल्कुल। ऊपर फोटो लगी है जो लिखा हो पूरा वीडियो सुन लें। वीडियो में मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा आपको, तो जो मैंने बोला ही नहीं तो मेरा वीडियो बनेगा किससे। और मेरे ऐसे डुप्लीकेट्स तो है नहीं, जी मतलब बड़े बड़े स्टार्स के डुप्लीकेट होते हैं लेकिन वो भी पता चल जाता है कि डुप्लीकेट है, मेरा तो है भी नहीं। ठीक है ना। तो अच्छा, कल मेरे को किसी ने एक फोटो डाली थी, जी ईशान किशन जिन्होंने 210 रन बनाए, उनके साथ किसी की फोटो डाली थी। किसी ने कहा कि एक बार तो देख के ऐसा लगा कि अनिल सिंह, और फिर मैंने भी गौर से देखा मेरे जैसे दिख रहे थे। उनकी किसी के साथ फोटो थी। तो मैं ये फर्जी अकाउंट के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो इसलिए अगर वीडियो में आप मुझे देखें, आवाज़ तो आप पहचानेंगे, चेहरा भी पहचानेंगे, तो ही आप उस पर भरोसा करें। अदरवाइज, और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये इधर उधर जाने ही क्यों, आप जी बिजनेस की हैंडल से देखिए या मेरे हैंडल से देखिए, किसी और हैंडल पे क्या होता है वो ऐसे लिखते हैं ऐसे ना कि हम बड़ा मुंह में पानी आने लगता है। अच्छा अनिल जी बोले डबल हो जाएगा, चलो उस चक्कर में लोग है ना बिना कुछ मेहनत तो करनी नहीं है, बिल्कुल। खोल के देखना तो नहीं है, और खोल के देखो तो भी तकलीफ है। जितने ज़्यादा देखो उनके व्यूज़ बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है सही होगा। इसलिए हम तो एक्शन लेंगे, आप भी सावधान रहिए। बिल्कुल सर, सावधानी बरतिए, बेस्ट चीज़ है इस समय के लिए। आइए सर, आज की स्ट्रैटेजी, आज का सेटअप समझे, बताइए सर, बिल्कुल। संकेत आज तो के? आज के संकेतों में दीप सबसे पहले ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव साइड पर है, ठीक बनते हैं। ओके। उसके बाद एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 18,400 18,450 पहला सपोर्ट जोन है जहां पर आप खुलकर टाइम पास करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। शुक्रवार का लो 18,410 का था, उसके नीचे जाएंगे तो ही आप कमजोरी का पहला संकेत, फ्रेश कमजोरी का, अब तक जितने कमजोर है उतने ही 18,400 के नीचे, और तब होगा 18,300 350 आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर में 18,550 18,575 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, इसको पार करके निकले तो 18,600 से 18,665 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। वापस से निफ्टी तेजी का ट्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, वापस से निफ्टी तेजी का ट्रेंड तब पकड़ेगा जब 18,700 18,725 की रेंज को पार करके टिके और उसके ऊपर बंद हो। अब वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होगी। अब की बार 18,700 725 के आसपास आकर अगर आप पार कर जाएंगे तो आप फ्रेश नई तेजी, और तब आप 19,000 की बातें करिएगा। अरे वाह, चलिए बात आ गई। हाँ, तब वापस से उसके ऊपर चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि 2 हफ्तों का कंसोलेशन है, Yes. 2 हफ्तों के कंसोलेशन के बाद या तो आपको जोर से ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है, और हो सकता है दीप 18,750 वगैरह ये पार करके टिक जाए ना, तो फिर उसके बाद 19,000 भी अभी नहीं रुकेंगे, शायद हो सकता है 19,400 500 तक जाने की तैयारी हो सकती है। डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियो कैसा क्या बनता है फेड की बैठक के बाद। लेकिन या फिर अगर आप नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दें तो फिर आप 17,800 18,000, तो मतलब या तो 17,800 18,000 की तरफ बढ़ना है आपको, या 19,400 500 की तरफ बढ़ना है। बड़ा मुंह तो देखना पड़ेगा, रोज रोज ऐसी सुस्ती और 2-2 हफ्तों तक आप टाइम पास कर नहीं सकते। एक हफ्ता दीप और एक हफ्ता में काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो अब करना पड़ेगा। 2 हफ्तों के टाइम पास के बाद काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक तो है। ये है आपके लिए निफ्टी के सारे लेवल। बैंक निफ्टी 43,375 43,500 ये पहली सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर गए तो 43,225 से 43,300 अच्छी खरीदारी की जगह आपके लिए बनती है। ऊपर ठीक है, 43,700 43,850 पहली रुकावट की जगह है, और इसको पार करके निकले तो 875 से 950 वो रेंज होगी 43,000 में, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे आने का करना होगा इंतजार। अब आइए आज लेवल बता दूं, 18,500 पर आप बंद हुए, 450 400 350 300 हर 50 पॉइंट पर लेवल है, और बिल्कुल लेवल ऐसे निकाले हुए हैं, 5-10 पॉइंट इधर उधर छोड़ दो, बाकी ऐसा नहीं कि अंदाज से दिए हुए, एक्चुअल निकाले हुए यही लेवल है। जैसे 18,410 है, मैंने 400 दिया है, ठीक है। अब आप चाहो तो 410 रख लो, 350 है, 365 होता है, मैंने 350 दिया, और 312 होता है जो 300 दिया है। 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट का मैंने राउंड फिगर, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। 450 400 350 300, ठीक है। हायर साइड पर 18,500 पे आप बंद हुए, 500 से लेकर 600 तक हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। 525 550 575 और 600, उसके बाद 650 665 होता है। 665 पे आपके लिए फुल स्टॉप है अभी, तो मैंने 15 पॉइंट ऊपर के लिए छोड़ दिए, 650 ही काफी है। बैंक निफ्टी
43,600 के आसपास आप बंद हुए हैं लाइफ टाइम हाई पर 43,633 पर। पहला सपोर्ट 43,600 होता है तो 33 पॉइंट नीचे का मैंने दिया नहीं दीप। 43,500 43,375 दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने पर 43,325 43,275 दो मीडियम 43,225 और 43,100 तक के लेवल है। तो फिलहाल मैं 43,100 के नीचे बैंक निफ्टी को जाते हुए वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं देख रहा। और अगर शुक्रवार को जब निफ्टी 18,410 आया तब भी बैंक निफ्टी ने हमारा जो पहला सपोर्ट रेंज है 43,300 375 का वो तोड़ा नहीं। राइट। और अगर उस रेंज में किसी ने लिया, और शुक्रवार को मैं सुबह बोल भी रहा था दीप कि इस रेंज में आए तो कोई इन्विटेशन का इंतजार मत करना, डरना मत, घबराना मत, लेना ही लेना है। और 300 पॉइंट मिनटों में वहां से एकदम रिकवरी है, खतरनाक, बहुत सही लेवल से बैंक निफ्टी घुमाया। और आज फिर से 43,300 375 आए तो लेना ही लेना है। अच्छा, लेना ही लेना लेना ही है, लेना है। हाँ 100% लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। डन सर। हाँ, उस वक्त मूड नहीं बनेगा, इसलिए जोश अभी से दे रहा हूं। अभी से ले लो। हाँ, उस समय सब खराब लगता है लाइफ में, ये तो गया, वो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मार्केट का टॉप, सारी चीजें सुनने मिलेगी। हो सकता हो जाए, लेकिन आप हिम्मत करोगे तो ही काम होगा। अब अच्छे भाव पे भी लेना है और खराब मार्केट भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों चीज तो कैसे होगी। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट। ऊपर 43,650 702 छोटे लेवल, 850 775 850 दो मीडियम लेवल, 875 950 ये बड़े लेवल बैंक निफ्टी के। गॉट इट सर। चलिए ठीक है। पुट कॉल रेशियो तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया सर। कंफर्टेबल है। 0.76 पर पुट कॉल रेशियो 1.04 से घटकर 30 बेसिस पॉइंट करीबन घट गया। कंफर्टेबल है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी 58% के आसपास है। सीरीज की शुरुआत हमने 77% से की थी, वहाँ से 20% नीचे, ये तो ठीक है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा घट कर ही आया है। सो पोजीशन हम नए हफ्ते में कोई हैवी पोजीशन पर नहीं जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। विक्स भी अनचेंज है, लेकिन ये अनचेंज विक्स जो है एकदम लोअर साइड पर, ये कॉल और पुट राइटर्स उनको सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। कॉल और पुट राइट करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें। मैं अब उसको थोड़ा सा समझाता हूँ क्यों। जी। 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन, जब 2 हफ्ते तक बाजार बहुत सीमित दायरे में छोटी रेंज में हो तो आपका ऑटोमेटिकली विक्स घटने लगता है, और विक्स घटकर ये ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल के आसपास चल रहा है। जब आप कोई भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम में एक आपकी टाइम वैल्यू होती है कि अब से लेकर एक्सपायरी तक कितना समय, तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। दूसरा, वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी ऑप्शन की प्राइस ज़्यादा होगी। तो वॉलेटिलिटी अभी बहुत कम है, इसलिए वॉलेटिलिटी की प्रीमियम ऑप्शन में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन हमेशा आपके लिए वॉलेटिलिटी कम रहेगी नहीं। Yes, sir. बहुत टाइम हो गया, इसलिए अब ऑप्शन राइट करना रिस्की हो सकता है। Right. और वो किसी भी तरफ रिस्की हो सकता है। जी। नॉट नेसेसरी राइट करने का मतलब आप मंदी कर रहे हो या आपने पुट राइट किया तो भी रिस्की हो सकता है, बाजार ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है, सॉरी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। और अगर आपने कॉल राइट किया तब भी, दोनों तरफ आप फंस सकते हो। तो ऑप्शन राइटर को थोड़ा सावधान रहना है। एक कहावत है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके पैसे दे दे के जेब खाली हो जाती है। करेक्ट। और उसके साथ ही दूसरी कहावत है कि जो ऑप्शन सेलर हैं उनकी एक ही बार लगता है पैसा, लेकिन तिजोरी खाली हो जाती है। तिजोरी खाली हो जाती है दूसरी तरफ का। हाँ, उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। हाँ, बायर्स की तो जेब ही खाली होती है। जब ऑप्शन सेलर को खाली करना होता है ना, उनकी पूरी तिजोरी खाली हो जाती है, लॉकर पूरा बैंक अकाउंट साफ। अनलिमिटेड रिस्क। अनलिमिटेड रिस्क है ना, सेलर के अनलिमिटेड रिस्क है। बायर थोड़ा थोड़ा तो धीरे धीरे करके, मतलब सैलरी में से पैसा आया उधर ऑप्शन करता जाता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम से आप अपना लॉस फंड करते चलते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर ट्रेडर्स यही करते हैं। और सक्सेसफुल ट्रेडर कौन से हैं? जो लंबे समय तक ट्रेडिंग कर पाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो लंबे समय तक ट्रेडिंग वही कर पाते हैं जिनकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रांग है, जिससे वो पैसा कमाते फिर इधर देते हैं। राइट। लंबे समय तक करने वाले, प्रॉफिट कमाने वाले नहीं बोल रहा हूँ, लंबे समय तक ट्रेडिंग वही कर पाते हैं जिनकी दूसरी इनकम बहुत स्ट्रांग है। प्रॉफिट कमाने वाले तो कहाँ हैं ऐसे ट्रेडर? हार्डली। तो इसलिए ध्यान रखें ऑप्शन बेचते वक्त। इसलिए आज के लिए मंत्र ये है, ऑप्शन बेचने में बहुत सावधानी रखनी है। बिना कवर्ड ऑप्शंस नहीं बेचना है। समझो आपने फॉर एग्जांपल 18,400 का पुट बेचा है, तो 18,300 18,200 कहीं से भी जहां आपको ठीक लगे वहां से हेज कर लो। 18,600 का कॉल बेचा है तो 700, मतलब ऊपर की हेजिंग भी अनलिमिटेड ओपन नहीं रखना है। गॉट इट सर, ठीक है। मौजूदा पोजीशंस क्या करना है सर? इंट्राडे 18,400 जो कल का लो है, आई मीन शुक्रवार का, क्लोजिंग 18,500 की होती है। मैंने थोड़ा सा 50 पॉइंट का लीवे इसलिए रखा है कि एक आध दिन कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे क्लोजिंग हो जाए और वापस घूम जाए। तो 18,450 क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे 18,400।
बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है जो शुक्रवार को था, आपका ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी ये रखेंगे, दूर का है, दूर कुछ नहीं होता, बैंक निफ्टी में इतना रखना ही पड़ेगा 43,300, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इंट्राडे में आपको छोटा करना है तो 43,500 कर दो, आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ये परफेक्ट है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा नीचे खींचा है, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 18,750 से मैंने 18,700 किया है। जिसको और 50 पॉइंट की रिस्क लेने की ताकत है वो 18,750 भी कर सकते हैं, लेकिन 700 भी अपने आप में 200 पॉइंट दूर है, जो छोटा नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस एक ही है, 43,850 जो लाइफ टाइम हाई है वही आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पे 43,650 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं, आज हरे निशान में बंद होते तो काट लीजिए, लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहे तो शॉर्ट रन में समझदारी नहीं। गॉट इट सर, ठीक है। क्या करना है फिर नई पोजीशंस की? खरीदिए 18,350, 18,425 ये है रेंज जहां पर धीमे धीमे मूड बनाकर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,450, 18,500 दो छोटे टारगेट, 525, 575, 550, 575 तीन मीडियम टारगेट, 600, 650 फाइनल टारगेट के लिए करनी है इस रेंज में खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, और बेचने के लिए परफेक्ट जगह है आपके लिए 18,600 से 18,665। इस रेंज में आने पर आप थैंक यू वेरी मच करिए निफ्टी को। ऊपर का स्टॉप लॉस 18,725 होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,575, 550 दो छोटे, 525, 500 दो मीडियम, 450, 400 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ऊपर में क्लियर बिकवाली करनी, दोनों रेंज इस रेंज में करना है आराम से, कोई टेंशन नहीं। गॉट इट सर। बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी वैसे कोई खास बदलाव नहीं है, शुक्रवार की स्ट्रेटेजी सेम ही है, लेकिन चूंकि आप शुक्रवार को नहीं थे तो बताऊंगा। जी 43,300, 375 की रेंज में बैंक निफ्टी खरीदना है तो किसी इन्विटेशन का इंतजार नहीं करना है। इस रेंज में आए तो कम खरीदो, ज्यादा खरीदो, मूड खराब हो तो कम खरीदना, मूड अच्छा हो तो ज्यादा खरीदना, पोजीशन ज्यादा हो तो कम खरीदना, हल्के हो तो ज्यादा खरीदना, लेकिन खरीदना जरूर। ओके, स्टॉप लॉस होगा आपका 43,100 का, थोड़ा दूर है, वही लगाना है, मत बदलिए, वही लगाइए ताकि ट्रिगर नहीं होगा और पैसा बनेगा। 43,500, 43,600 दो छोटे टारगेट, 650, 700 दो मीडियम टारगेट, बस इतना आ गया, थैंक यू, बहुत है। 43,300, 375 से 700 तक मिल जाए, क्या कहना। ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो शुक्रवार को पोजीशन जो दी थी दीप, वही आज भी है। 43,300 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, और शुक्रवार को भी आपको 43,300 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। टारगेट जो बनेंगे 650, 700, 775, 850 और 950 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। गॉट इट सर। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचिए, और बेचने के लिए जगह भी अच्छी है, और वो है लाइफ टाइम हाई के आसपास। 43,850 से 43,950 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा 44,050 का। याद रहे लाइफ टाइम हाई पर आप बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं दोनों तरफ का ट्रेड लीजिए। मेरे ट्रेड उस हिसाब से देता हूँ, जिनको शॉर्ट करना ही है उनको भी तो गाइडेंस चाहिए। जी सर, ठीक बिल्कुल। है, किसी दिन लगता है कि नहीं करना है, उस दिन मैं बोल ही देता हूँ मत करिए, लेकिन करिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपका 44,050 का होना ही चाहिए। टारगेट जो नीचे बनेंगे 43,650, 43,600 दो छोटे टारगेट, 525 मीडियम टारगेट, 43,400, 43,325 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। गॉट इट। चलिए, सारे क्लियर लेवल्स हैं आपके सामने, दोनों तरफ के ट्रेड्स आज बाजार में मिलेंगे। अग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी पर खरीदारी की भी नजर रखें। बैन लिस्ट में भी काफी बदलाव हुए हैं। एक बदलाव जो नहीं है वो है जीएनएफसी, बैन में था, बना रहेगा, बट उसके सामने बीएचईएल, पीएनबी और डेल्टा कॉर्प की एंट्री हो गई है, और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर हो गया है। तो ये है आपके लिए बैन लिस्ट के बदलाव। अब थोड़ा डेटा पर भी बात करें सर। लगातार 5 दिनों से एफआईएस की सेलिंग चल रही है, हालांकि थोड़ा कम का फिगर था, कम कैश में कम किया, लेकिन फ्यूचर में कर रहे हैं। 980 करोड़ के इंडेक्स, 2,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, इधर नहीं उधर बेच दिए, बेच तो रही जी, और सारे आईटी बेच रहे हैं। ये सिलटेक ने मूड खराब कर दिया बिल्कुल, मतलब इतना खराब। इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। लेकिन हाँ, तो ये है आपके लिए बिकवाली। तो अपसाइड इसीलिए नहीं बन पा रही कि एफआईएस का प्रेशर है लगातार। अब रहा सवाल डेटा का, 18,600 ये आपके लिए ऊपर है लगातार। अब रहा सवाल डेटा का, 18,600 ये आपके लिए ऊपर लक्ष्मण रेखा हो गई एक तरह से। अब 18,600 यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा की अपसाइड ही नहीं दिख रही है अभी निफ्टी में। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? 18,600 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 18,600 में कॉल राइटिंग कितनी है दीप? 1,31,00,000। वीकली सीरीज जो शुक्रवार को शुरू हुई है, आप लिख के रखिएगा, वार्निंग इनकी याद है? आप एक लिख के रखिएगा। बहुत जल्दी हम वो दिन देखने वाले हैं जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 5-5 करोड़ शेयर आपको ओपन दिखेंगे। जिस तरह से ऑप्शन की ट्रेडिंग बढ़ रही है ना, जिस तरफ जा रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी होने वाला है। 5-5 करोड़ वीकली सीरीज में एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे निफ्टी के।
ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 1,31,00,000 सीरीज के पहले दिन 70 लाख शेयर 18,600 के कॉल राइटर्स है, तो 18,600 650 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो गया अभी आपके लिए, ठीक है ना। और नीचे जब तक आप 18,600 के ऊपर अब आए नहीं, तब तक तेजी गिरनी ही नहीं है। नीचे की तरफ वैसे पुट वाले पोजीशंस काफ़ी कम है, लेट्स सी कहाँ सपोर्ट लेते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,500, इसके नीचे से ही आपको कमजोरी गिरनी है, यानी कि 133 पॉइंट अगर आप कमजोर हो भी जाएं तो आप कमजोर नहीं है। 43,500 के नीचे से ही पहला पॉइंट आपका कमजोरी का होगा। ऊपर में 43,700 43,800 की रेंज में थोड़ी राइटिंग होकर रखी है 44,000, तो बेसिकली ऊपर की तरफ वही लाइफ टाइम हाई के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। सिंपल। ठीक है सर, समझ गया। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने हैं। 9 बजे लिस्टिंग बिल्कुल आज लिस्टिंग होने जा रही है। किसकी है लिस्टिंग? यूनिपार्ट्स। हाँ, यूनिपार्ट्स की लिस्टिंग है। हालांकि जब मैं छुट्टी पे था तब इशू आया था, लेकिन हाँ लिस्टिंग कहाँ कैसी होगी, इशू अच्छा भरा था जी, तो हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे 9 बजे। बिल्कुल। और 9 बजे तक बाकी लोगों को टाइम है, मेरे नाम से जिसको लिस्टिंग का विश्लेषण करना है कर ले, छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रख लेना, पक्का बोल रहा हूँ मैं, सब पे एक्शन होगा। अब तो सेबी भी पूरी तरह से तैयार है। हाँ, सेबी भी एक्शन लेगी, सरकार भी लेगी। एब्सोल्युटली, समझ लेना। अपने नाम से दो भाई, दूसरों के नाम से क्यों करना है? आप अपनी ओपिनियन दीजिए ना, क्यों? हम भी पढ़ेंगे, अच्छी होगी तो हम भी वहां से सीखेंगे। बिल्कुल। हाँ। पर एक अच्छी बात है सर आज से, जैसे क्या साल के अंत में हम जा रहे हैं चैनल पे, जी बिजनेस पे, बिल्कुल आज से बढ़िया प्रोग्रामिंग मिलेगी। हमारे नए साल की प्रोग्रामिंग आज से शुरू हो रही है। तो आज 2 खास बातें हैं। पहले तो आपको 2 पिक हर रोज हम नए साल की देंगे, 9:45 पर और 2:45 पे। वही भसीन साहब वाला जो टाइम है वहां पर आप जुड़ जाइए। 9:45 2:45 आपको मिलेगी न्यू ईयर पिक, और 1:30 बजे भी जब भसीन साहब आते हैं वहां पर भी चार्ट बस्टर्स आपको मिलेंगे, चार्ट बस्टर्स ऑफ 2023। टेक्निकल राय, एक ऐसा स्टॉक जो 2023 में कमाल दिखा सकता है चार्ट्स के लिहाज से, मिस मत कीजिएगा। आपके लिए विशेष प्रोग्रामिंग आई है, ये प्रोग्रामिंग आपको देखनी ही देखनी है। इसके अलावा 2023 का मार्केट आउटलुक, आज इस खास सीरीज की शुरुआत भी हम करेंगे आशीष सोमैया साहब के साथ 10:20 पर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे तो हम कॉर्पोरेट से भी मार्केट आउटलुक, इंडस्ट्री आउटलुक अगले साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन आज लिस्टिंग भी है, 2 IPO भी खुल रहे हैं, तो आज IPO वाले मैनेजमेंट से हम पहले मुलाकात करेंगे। लेट्स सी, उसके बाद हम कल से शुरू करें। डन सर। तो चलिए, बहुत सारा एक्शन है और न्यू ईयर प्रोग्रामिंग भी है, IPOs पर भी हमारा फोकस रहेगा। आइए अब आपको खबरें जो हैं उनके बारे में बता दें, और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, नुपुर और साथ ही कुशल हमारे साथ तैयार है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज की ट्रिगर्स और खबरें? कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे CPI का नवंबर महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अक्टूबर का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। 6th राउंड जो इंडिया UK FTA टॉक्स है वो आज से शुरू होने वाले हैं, और RBI जो है वो रूपी मनी मार्केट ट्रेडिंग टाइमिंग का जो प्री कोविड लेवल वाला था 9 AM से 5 PM तक, वो आज से रिज्यूम करने वाला है। RSWM पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर जारी करने पर राइट इशू कमेटी की आज बैठक है। उसी के साथ साथ सिरका पेंट्स जो ऑलरेडी NSE पे लिस्टेड है वो आज से BSE पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है वो आज से रेज्यूम करेगा जो ट्रेडिंग है एक्सचेंजेस पर। IPO पर आ जाते हैं तो उस पर अब यूनिपार्ट्स का अगर देखेंगे तो वहां पर जो है IPO की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, और ग्लोबल के हिसाब से UK का अगर आप देखेंगे GDP का डेटा भी आता हुआ दिखेगा। और अब जो नए IPO हैं उसमें सुला वाइनयार्ड्स को, जिनका IPO आज से खुलने वाला है, और ये 14 दिसंबर तक जो है खुला रहेगा। प्राइस बैंड 340 से 357 का है, और इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 960 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा OFS, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 290 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन, आदित्य बिरला, HDFC स्मॉल कैप आदि जैसे नाम है। उसी के साथ साथ एबेन होल्डिंग्स, उनका भी IPO आज से खुलने वाला है, और ये 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 256 से 270 का है, और इशू साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 345 करोड़ का है, जिसमें OFS का हिस्सा 243 करोड़ का है। ITC, वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि सरकार जल्द जो है खुली सिगरेट की बिक्री पे रोक लगा सकती है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट्री की अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी की अगर समिति है, उन्होंने खुली सिगरेट की बिक्री पे बैन के लिए सुझाव दिए हैं। और अंत में वोडाफोन आइडिया पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी और ATC ने मिलकर OCD जो कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है जारी करने के लिए जो उसका समय है वो 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। और कंपनी ने अगर आप देखेंगे इसकी जानकारी 6 दिसंबर को कंपनी ने कहा था कि OCD जारी करने के लिए उनको शेयरधारकों से जो मंजूरी ली है उसके लैप्स हो गई है वो मंजूरी, और उसके बाद अभी अपडेट आता हुआ दिखा है कि 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, तो रहेगा वोडाफोन आइडिया भी फोकस में। 8 के नीचे क्लोजिंग हुई थी इसकी फ्राइडे को।
मॉर्निंग नुपुर, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ISMT, जहां पे स्लम सेल बेसिस पे कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट बेचने वाली है। 40 मेगावाट की इसकी साइज़ है और जो करीबन ये 65 करोड़ में बिका जाएगा और 26 फरवरी तक ये सौदा पूरा कर दिया जाएगा। तो यहाँ नजर आने वाली एफएल इंडिया तो 14 दिसंबर को बहुत बैठक है जहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू किया जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर। यहाँ पे फंड रेज की बातचीत हो सकती है 14 दिसंबर के दिन। हिम्मत सिंह सीड्स भी आज फोकस में, क्योंकि 15 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर इक्विटी शेयर्स, फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ADR GDR के थ्रू कंपनी करीबन 108 करोड़ रुपए जुटा सकती है। NCD के जरिए भी कंपनी करीबन 500 करोड़ के फंड जुटा सकती है। तो इस पर विचार करेगी 15 दिसंबर के दिन। कामत होटल्स भी फोकस में, क्योंकि 14 दिसंबर के दिन बोर्ड बैठक है। शेयर इशू करने पर जो फंड जुटाने वाली है उस पर विचार करने वाली है बोर्ड। तांला प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायबैक को लेकर खबर आई है, 20 दिसंबर से ये खुलकर 2 जनवरी तक बंद होगा बायबैक। 1200 का इसका भाव था और साइज देखे तो करीबन 170 करोड़ के आसपास की थी। ब्राइटकॉम ग्रुप भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई दी है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो प्रमोटर्स के जो NCLD अकाउंट था उसे फ्रीज किया गया था, उस पर उनकी सफाई आई है कि कंपनी में एक नया CS की ज्वाइनिंग थी, वो लेट हुई थी, इसी के चलते फ्रीज हुआ था। लेकिन 21 नवंबर को प्रमोटर का जो अकाउंट है उसे अनफ्रीज कर दिया गया है। फंड एक्शन देखे तो एटलास बैंक इंडिया आज फोकस में, क्योंकि निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC ने कंपनी में शेयर्स खरीदे। 2.15 लाख नए शेयर्स खरीदे हैं और अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाया है। ओपन मार्केट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किया गया था। पार इंडस्ट्रीज, जहां पे HDFC म्यूचुअल फंड ने 1 लाख शेयर्स बेचे और 6.78% से अपनी हिस्सेदारी घटाकर अब 7.04% कर दी है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे आपको। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? मॉर्निंग दीप, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भारत फोर्ज पर नजर रखिए। यहाँ पर नोमुरा की राय आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1021 के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव 857 रुपए का है। भारत फोर्ज पर जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और सबसे नीचे 555 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आगे चलकर एक्सपोर्ट्स में साइक्लिकल हेडविंड्स इनको नजर आ रही है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर साइड पर रहने का अनुमान है FY30 तक। पर दूसरी तरफ ओवरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली के भारत फोर्ज पर 1035, सबसे ज्यादा लक्ष्य यहाँ पर भी देते हुए दिख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो नए वर्टिकल्स में एक्सपैंड कर रहा है वहां पर तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखेगी। साथ ही कोर पोर्टफोलियो का ग्रोथ भी कंपनी का 2030 तक की जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है उस वजह से अच्छा रहेगा। हनीवेल ऑटोमेशन, यहां पर नोमुरा की राय आ रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 48,900 रुपए से बढ़ाकर टारगेट 50,642 का कर दिया इन्होंने और ये मान रहे हैं कि जो इंडिया का डिजिटाइजेशन एग्जीक्यूशन है उसमें इनको भरोसा है कि यहाँ पर हनीवेल ऑटोमेशन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और टर्न अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ FY23 अब से आता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है PNB पर। JP मॉर्गन ने अपग्रेड कर दिया, अंडरवेट रेटिंग से बढ़ाकर ओवरवेट रेटिंग दे दी है और लक्ष्य आप देखिए 34 रुपए से बढ़ाकर 72 रुपए के सीधा ये करते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 56 रुपए का। ये मान रहे हैं कि आगे के लिए काफी अच्छे अपग्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। हर एक फ्रंट पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और सेकंड क्वार्टर का जो डिस्क्लोजर आया था उसके तहत नेट स्लिपेजेस यहाँ पर ये नेगेटिव टेरिटरी में अब जाते हुए दिख रहे हैं और काफी कम स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है कॉर्पोरेट लोन्स में भी। साथ ही जेफरीज की राय है इंडसइंड बैंक पर। खरीदारी की राय बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 1530 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिए हैं और नेक्स्ट लेग ऑफ री रेटिंग के लिए ये अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। इनके हिसाब से FY24 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% से ज्यादा की लोन ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। आदित्य बिरला कैपिटल पर भी मॉर्गन स्टैनली की राय है। डाउनग्रेड कर दिया इन्होंने ओवरवेट रेटिंग से इक्वल वेट। हालांकि लक्ष्य 160 रुपए के इन्होंने बरकरार रखे हैं। दो और रिपोर्ट्स हैं जिसमें JSW स्टील पर नोमुरा की राय आई है। रिड्यूस की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 570 रुपए के दे रहे हैं। मौजूदा भाव 740 रुपए का है और अंत में एक PNC इंफ्राटेक पर रिपोर्ट है नोमुरा की। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है और टारगेट 370 रुपए के दिए हैं। करंट मार्केट प्राइस 283 रुपीज का है। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एक्शन दिखेगा भरपूर इन सारे शेयरों में। उन पर लेंगे राय हमारे सारे एक्सपर्ट से जो है तैयार। सबसे पहले पिक ऑफ द वीक बताने के लिए करते हैं सबका स्वागत। हिमांशु जी सुप्रभात, करें शुरुआत सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक रहेगा PSP प्रोजेक्ट्स, कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में और अब पिछले हफ्ते के जिस तरह से क्लोज स्टॉक ने दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड के लिए यहाँ से तैयार है। 661 रुपए के आसपास का क्लोज है।
यहां पर खरीदारी करके चलेंगे। 640 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 730 से 750 रुपए तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि पीएसपी प्रोजेक्ट्स में इस हफ्ते आते हुए नजर आ सकते हैं। आइए, बंसल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते के लिए कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात दीप। अनिल जी देखिए, मैंने तो 2 स्टॉक चूज करके लाया हूं। मैं पिक ऑफ द वीक नहीं, मेरा पिक्स ऑफ द वीक है। तो पहला तो जो पिक है वो है HDFC बैंक, जिसको मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली यहाँ से जिन स्तरों पे चल रहा है 1630 के अराउंड 1610 रुपए से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। 1590 1590 का स्टॉप लॉस लगाना है HDFC बैंक में। 1714 1714 के टारगेट के लिए HDFC बैंक मेरा पहला पिक ऑफ द वीक है। और दूसरा मेरा पिक ऑफ द वीक है ITC, जिसपे भी अरमान ने हाईलाइट भी करा कि लूज सिगरेट पे अनिल जी बैन लग जाएगा। तो अनिल जी ये बैन की खबरें तो मैं 92 93 से लूज सिगरेट पे सुन रहा हूं। तब उस जमाने में ये गोल्ड फ्ले की सिगरेट अनिल जी 75 पैसे के करीब की आती थी। अब तो इतनी महंगी सिगरेट हो गई है, आप नाम मतलब कि दाम पता करेंगे अगर हम किसी को बोलेंगे चैनल चेक करने के लिए तो शौक लगता है कि इतनी महंगी लोग सिगरेट पीते हैं। तो लूज सिगरेट अनिल जी अगर बैन होगी तो अच्छा ही होगा, पैकेट मतलब कि बिकेगा तो इन्वेंट्री भी पास में रहेगी। और ITC है मेरा दूसरा पिक ऑफ द वीक। 337 का मेरा स्टॉप लॉस है, 351 का टारगेट है। और दूसरा अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी रिसर्च टीम को थोड़ा सा होमवर्क दीजिए और उनको बोलिए कि ITC का कैश रिजर्व कंपेयर करें बाकी सारी FMCG कंपनीज के साथ। एक तरफ ITC का कैश रिजर्व रखें और दूसरी तरफ बाकी सारी FMCG कंपनीज का कैश रिजर्व रखें। तो कुछ इस तरीके से इस पे अनिल जी हाईलाइट करवाइए। होमवर्क देने की क्या जरूरत है बंसल जी, ऑफिस वर्क दे देता हूँ। अभी तो शुरुआत हुई है दिन की, दिन भर में काम हो जाएगा क्लोजिंग वाले शो तक। तो बिल्कुल हमारी टीम तैयार है। बंसल जी, लेकिन बंसल जी आपसे एक मेरा मासूम सा सवाल है। जो 1991 में जो 75 पैसे का दाम चलता था खुली वाली सिगरेट का, वो आपने खरीदी या आपने खरीद के अपने दोस्तों को गिफ्ट दी? अनिल जी देखिए, गिफ्ट तो अनिल जी कभी नहीं दिया, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कैप्टिव कंजम्पशन। सीनियर होते हैं अनिल जी, सीनियर होते हैं, कोई आदमी पिक्चर दिखाता है, टिकट लेता है, कहता है सिगरेट खरीदो। तो अनिल जी उस जमाने की बात है, उस जमाने का अनिल जी बार्टर ट्रेड है। उस जमाने में ना तो इतनी अवेयरनेस थी कि जो सिगरेट है दीज आर कैंसर स्टिक्स, इससे दूर रहना चाहिए। तो अनिल जी उस जमाने का बार्टर ट्रेड है। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो पिक्चर दिखाई, किसी ने उसको सिगरेट पिलाई अनिल जी, कभी किसी सीनियर ने उसको सीनियर से सेटिंग करने के लिए उसे सिगरेट खरीद के दे दी। तो ये अनिल जी एज ओल्ड अनिल जी कहानी है। गुड ट्राई, आपने अच्छा जवाब देने की कोशिश की, जिसको हमने खुले दिल से अस्वीकार कर दिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम मानने को तैयार है। कुणाल जी, क्या हमें बंसल जी के जवाब को स्वीकार कर लेना चाहिए? अरे जी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अनिल जी। उन्होंने आज देखिए 2 चीजों का खुलासा किया। एक तो उन्होंने साफ कह दिया कि गिफ्ट मैं किसी को देता नहीं हूं। और दूसरी बात अनिल जी, इन्होंने अभी जो सबसे काम की कही वो ये है कि अनिल जी देखिए, ये प्रिया सिनेमा के सामने खड़े होकर ये देखते हैं कि कितनी सिगरेटें पी जा रही हैं, कौन सिगरेट खरीद रहा है। तो अनिल जी इतना इंटरेस्ट किसी का भी नहीं हो सकता जब तक कि वो स्वयं कंज्यूमर ना हो। तो अनिल जी शक की सुई पूरी तरह बंसल जी पर। अभी तक भी कुणाल जी ये गलत बात है, ये आई डोंट लाइक दिस। शक की सुई बंसल जी के पास, शक की सुई। कब तक शक करते रहोगे? अब तो यकीन करो। आइए सीबी जी सुप्रभात। तब तक अच्छा कुणाल जी है तो कुणाल जी से ही पूछ लिया जाए। कुणाल जी बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द वीक तो मैं बताऊंगा, लेकिन अनिल जी ये जो आपने आज केसरिया टाई पहनी है अनिल जी, यस, ये मन को भागे। और वो भी काली शर्ट पर केसरिया टाई अनिल जी, गजब का कॉम्बिनेशन है। काली नहीं, नेवी ब्लू। काली दिख रही है? हाँ, नेवी ब्लू। हाँ, मतलब थोड़ा, हाँ मतलब है तो ब्लू है वैसे, दूर से काली दिख रही है। दूर से नहीं, हाँ मेरे को नजदीक से भी दिख रही है वैसे काली जैसे। वो काले और ब्लू में बहुत ही फर्क कम है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बताएं सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है न्यू इंडिया एश्योरेंस। मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके अब दिन सुधरने वाले हैं। सबने बहुत समय से बाजार को अंडर परफॉर्म किया और न्यू इंडिया एश्योरेंस का अगर आप चार्ट देखें तो जबरदस्त वॉल्यूम एडिशन निचले स्तरों पर हुआ है, एक शानदार बेस बन चुका है। तो मुझे लगता है ये दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है इन स्तरों पर। और आज अगर शुरुआती गिरावट में आपको ये नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो खरीदें। 105 रुपए पर 105 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला लक्ष्य होगा 118 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 123 रुपए का न्यू इंडिया एश्योरेंस पर खरीदारी के लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस बड़े दिनों बाद ये स्टॉक आया है रेडार पर, यहां पर खरीदारी करने की राय
कुणाल जी की तरफ से। सीबी जी बताएं, सुप्रभात, आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से आज के लिए एक पिक ऑफ द वीक मेरा होगा मैरिको। एक एफएमसीजी स्टॉक में मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट उस दिन देखने को मिला था, फ्राइडे को वीकली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये पूरा सस्टेन करेगा इस वीक को भी। तो करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डिप पर खरीदने का सलाह होगा। 500 के नीचे स्टॉप लॉस करना रहेगा। 542 का पहला टारगेट, 555 का दूसरा टारगेट के लिए मैरिको को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, जैन साहब सुप्रभात, आपका भी स्वागत है। बताएं सर, पहले कौन सा बताएंगे, आज वाला पिक या पहले सारे फ्राइडे वाले? फ्राइडे वाले पहले बता देता हूँ बता अनिल दो जी। यस, वहां पे भी जैसे भी सिमी जी ने कहा एफएमसीजी में माहौल बना हुआ है, वैसा ही मैं एक स्टॉक दिया था इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, नेस्ले इंडिया, और बहुत बढ़िया कर रहा है और सारे एफएमसीजी स्टॉक्स वैसे आउट परफॉर्म कर रहे थे। आईटी भले ही स्पॉइल स्पोर्ट था बट एफएमसीजी ने परसों मोर्चा संभाला हुआ था। फिर मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे मेरी एक फेवरेट कंपनी है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि जेम्स में 2 बार कवर किया हूं, हर बार टारगेट अचीव है और अभी वापस से एनबीएफसी थोड़े थोड़े और इन टाइप के जो एमएफआईज है वो फ्लेवर में है। तो मुझे लगता है कि अरमान विल बी ए गुड पिक पोजिशनल पिक के तौर पे। और ऑटो इंसुलरीज पे तो फोकस है ही है, बहुत सारे मैंने दिए ऑटो इंसुलरीज, और इस बार दिया एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, एंड्योरिंग रिटर्न्स के लिए, मजबूती के लिए पोर्टफोलियो में, तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। और इस वीक के लिए जो मैं पिक्स लाया हूं, मैं एशियन पेंट्स, अगेन मुझे अच्छा लग रहा है, क्रूड ऑयल जब नीचे आ रहा है तो एशियन पेंट्स बहुत बड़ा बेनिफिशियरी और बहुत बड़ा परफॉर्म किया भी नहीं है। एंड बंसल जी के साथ एक पिक मेरी कॉमन हो रही है, वो है सबकी फेवरेट आईटीसी। जो ये न्यूज आप देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहता है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ये न्यूज बेनिफिशियल रहेगी, जो खुली सिगरेट वाली जो न्यूज है। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ट्विंस को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे बढ़िया कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भले ही थोड़ा बहुत अभी लास्ट वीक कुछ करेक्शन देखने को मिला, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिर अगुवाई करेगी निफ्टी की तेजी में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जीएसएफसी, इस स्टॉक को हमारे पैनल में भी सबने रेकमेंड किया लास्ट वीक में, और आरसीएफ से काफी नीचे चला करता था और जीएसएफसी वापस से आरसीएफ के आसपास ही है। मुझे लगता है कि जीएसएफसी पे ध्यान दे। सो और डिस्क्लेमर भी दूंगा कि ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हो सकते हैं और होल्ड किया जा सकता है हमारे क्लाइंट्स। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जैन साहब की तरफ से जो शुक्रवार की पसंद। और आप सोचोगे शुक्रवार का, आज सोमवार कैसे, तो शुक्रवार शाम को हर रोज हर वीक पे बाजार आज और कल जैन साहब करते हैं। वहाँ पर आपको बाजार अगले हफ्ते, जहाँ पर बाजार जैन साहब आपको अपनी राय देते हैं उन सारे के सारे स्टॉक पे। बाजार आज और कल डेली होता है, फ्राइडे को अगले हफ्ते का होता है, तो बाजार अगले हफ्ते। जैन साहब, आज के लिए कोई अलग से स्टॉक है या आज की विशेष पसंद इनमें से? मुझे ऐसा लगता है अनिल जी आईटीसी पे ध्यान देना चाहिए, और कोई भी अगर कोई करेक्शन आए तो और बढ़िया लगता है, और इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया, और देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन होता है। बाकी आई फील कि आईटीसी विल डू वेल। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी, जिस पर आपको रखनी है नज़र। एशियन पेंट्स पर रखनी है आपको नज़र। बाकी एफएमसीजी भी आपको अच्छा दिख ही रहा है। कुछ और काउंटर्स हैं जो आज आपको मूवमेंट दिखा सकते हैं। एक बार वोडाफोन आइडिया पर भी राय ली जाए। 8 के नीचे बंद हुआ था बंसल जी फ्राइडे को। जो इनको ड्यूज देने हैं एटीसी को, उसकी जो समय सीमा है वो थोड़ी उन्होंने बढ़ा दिया। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की करीब 1600 करोड़ के ड्यूज हैं ये। डेट इनटू इक्विटी का कन्वर्जन भी होगा। जरा राय दे सर, 8 के लेवल से थोड़ा नीचे वोडाफोन। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है, और अमूमन इस तरीके के टेक्निकल स्ट्रक्चर में जब ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो हम कहते हैं कि नैरो रेंज में घूम रहा है, किसी भी दिन एक बुलिश कैंडल बन जाएगी। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है मेरा यहाँ पर, जिस तरीके से है यहाँ पर 8.50 रुपए एक काफी स्ट्रांग हर्डल है। जब तक ये इसके नीचे है, एक खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। और टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टॉक नीचे में 6 रुपए तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। एक बड़ी रेड कैंडल, एक बड़ी ब्लैक कैंडल किसी भी दिन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। ओके, तो यह है आपके लिए वोडाफोन आइडिया, रखिए नजर। 8 के नीचे बंद हुआ था। एफिल इंडिया, कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें। 14 तारीख को बोर्ड बैठक है। शेयर इशू करके ये फंड्स जुटाएंगे, और इन फंड्स का प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है, और इन फंड्स का इस्तेमाल शायद इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि एक्विजिशन के लिए भी हो सकता है। जरा देखें सर एक बार एफिल इंडिया के चार्ट को। देखिए दीपांशु, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि 1300 से लेकर 1150 यानी कि 150 रुपए के बैंड में ही ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीमित दायरे का कारोबार आपको देखने को मिलेगा, और ये बैंड के निचले स्तरों के करीब अब ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहां से कुछ अपसाइड बन जाए। 1300 1315 मुझे लगता है एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक जाने की संभावना है। जिनके पास है उनके लिए बने रहने की राय है मेरी।
ओके, तो अगर है आपके पास तो बने रहिए, कोई परेशानी नहीं। हिम्मत सिंह का हिमांशु जी जरा इसका एक बार चार्ट देख लें। यहाँ पर भी फंड्स जुटाने के जरिए से बोर्ड बैठक होने वाली है, इक्विटी जारी कर सकते हैं या फिर फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। करीब 100 करोड़ वहाँ से जुटाएंगे। 15 दिसंबर को बोर्ड बैठक है और जरा इस पर राय दें। वैसे फ्राइडे को थोड़ा वीक था काउंटर। दीपांशु देखिए, काफी हफ्तों से मैं कहूंगा कि स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। कंसोलिडेशन देखने को मिला स्टॉक में, लेकिन इवेंचुअली 85-90 के आसपास आके एक अच्छा बेस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े बहुत चार्ट्स पर अर्ली साइंस ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक शायद 85-90 के आसपास एक इंटरमीडिएट टर्म बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक बार 97-98 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होगा, तभी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है और उस कंडीशन में 115 से 120 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंह का, इस पर रखें नजर। जैन साहब, इलांटास बेक, जरा इसका काउंटर भी देखें। निपॉन लाइफ ने शेयर्स खरीदे हैं, करीब 2 लाख शेयर्स की खरीदारी करी है। 0.3% हिस्सा है जो उन्होंने खरीदा है और कुल हिस्सेदारी 5% से बढ़कर अब 0.8% हो गई है। बड़ा एक्शन हुआ है, 7 तारीख को ये हुआ था पिछले हफ्ते। राय दें सर। बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है और मैंने जेम्स में भी, एसपीएल मिड कैप में भी रिकमेंड किया और रिसेंटली भी करने का मूड था, मगर इसमें लिक्विडिटी काफी कम रहती है। डॉक्टर बैक के नाम से जाना जाता था और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है केमिकल्स की, और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है ही है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए, इंसुलेशन के लिए काम आते हैं इनके केमिकल्स। तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख रहा था तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स सितंबर के क्वार्टर में, और टीटीएम बेसिस पे भी बेहतरीन प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी। वैल्यूएशंस लाजमी है कि एक एमएनसी कंपनी है तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगे साइड में मिलेंगे, बट ओवरऑल बाकी रिटर्न नंबर्स हो या सारे रिजल्ट्स हो, इन सब पैरामीटर्स पे वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, बिल्कुल इन लेवल्स पे लीजिए और आराम से करीब 4500-4600 के टारगेट्स के लिए 4500-4600 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके जाएं। ये है आपके लिए इलांटास बेक पर जैन साहब की राय। आइए कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की पहले हेडलाइंस।